सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अपने साथ घटी घटनाएं आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। आज की फर्स्ट स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर राज ने। आइए आगे की घटना को वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें बताई है। मेरा नाम राज है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे मेरे दादाजी से पता चली थी। मुझे अपने दादाजी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि जब मैं सिर्फ 7 साल का था उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। उनसे मिलने के लिए हम बस साल भर में एक बार जाते थे, तब जब मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी। दरअसल मेरे दादा एक्चुअली में उत्तराखंड से मध्य प्रदेश पे शिफ्ट हुए थे, यानी कि मूल रूप से वे उत्तराखंड के ही निवासी थे। वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहीं पर वो अपने पालतू जानवरों को घुमाने के लिए ले जाया करते थे। मुझे याद है जब मैंने आखिरी बार अपने दादाजी को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे उस वक्त। मैं उस टाइम पर दादाजी के साथ ही था उनके घर पर। मेरे पापा जो कि जॉब करते थे वो कुछ कारणों से बीच में मुझे वहीं पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर वापस चले गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ इमरजेंसी में काम था। इस दौरान घर पर बस मैं और मेरे दादाजी रहते थे। ज़्यादातर उनके घर पर मैं पड़ोस के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था, जो कि मुझे बेहद पसंद था। एक रोज़ की बात थी जब बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसी कारण मैं बाहर खेलने तो नहीं जा पाया और घर में ही बैठकर कुछ किताबें पढ़ने लगा। वो किताबें दरअसल कुछ कहानियों वाली किताबें थी जो कि मेरे दादाजी अक्सर बाहर से लाते रहते थे। अब मैं थोड़ी देर बाद बोर होने लगा था तो मैंने उन किताबों को बंद कर दिया और वहीं पर लेट गया। जब दादाजी ने मुझे देखा तो उसके बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने उससे कहा, बेटा एक कहानी सुनोगे? पहले मैंने सोचा कि मैं हाँ बोलूं या ना, पर मैंने उन्हें हाँ कह दिया। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहानी मुझे सुनाई वो कहानी आज तक मेरे साथ मेरा पीछा कर रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहानी बिल्कुल वैसे ही सुनाऊं जैसे कि दादाजी ने मुझे सुनाई थी। आप सोच रहे हैं कि मुझे इतने अच्छे से कैसे याद है, तो ये कहानी मेरी मम्मी ने मेरे दादाजी से पहले बहुत बार सुन रखी है और उन्होंने मुझे कई बार बताई है। उस समय एक बहुत तेज तूफान आया था। जब तूफान गया तो हम सभी लोग बाहर निकलकर ये देखने लगे कि खेती बाड़ी को कितना नुकसान हुआ है और सभी जानवर ठीक हैं या फिर नहीं। मेरे भाई बहन दूसरे खेतों की ओर चले गए थे। मैं भी जानवरों को देखने के लिए घर से निकल चुका था। उस समय पर कोई भी मौसम का अंदाजा उतना अच्छे से नहीं लगा पाता था। हाँ, आसमान देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा होता था, पर यह नहीं कि कितना तेज तूफान आएगा। तूफान अचानक से आया था, इसी चक्कर में हम अपनी गायों को उनके सुरक्षित स्थान पर भेजना भूल गए एकदम। पर हमारी ज़्यादातर गायें ऐसी थी कि वो अगर हमारे आसपास के खेतों में घूम रही हों तो खतरा देखते ही वो खुद ही अपनी जगह पर आ जाती थी। इसीलिए हमें कोई खास फिक्र नहीं थी, बट फिर भी मैं देखने के लिए वहाँ पर अब जा रहा था। मुझे याद है उस समय उनमें से एक गाय प्रेग्नेंट थी और उसी की सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे थी। तूफान थमते थमते अंधेरा हो चला था, इसलिए मैं अपने घर में मौजूद टॉर्च को लेकर खेतों की तरफ बढ़ने लगा, जिसके दूसरी तरफ वो जगह थी। अब जो हमारे पिछले वाले खेत थे उनके ठीक पीछे एक काफ़ी बड़ा जंगल था उस समय। ये मानिए कि हमारा खेत वहाँ पर आखिरी खेत था, जिसके पीछे काफ़ी दूर तक सिर्फ जंगल था। बट जानवरों के लिए उतने खतरे वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में कोई ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं रहते थे, क्योंकि गांव वाले भी और हम भी अक्सर वहाँ पर घूमने के लिए जाते रहते थे, इसीलिए हमें उस जगह का अच्छे से पता था।
कुछ समय बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने सारे जानवर एकदम ठीक हालत में दिख गए, बट मेरी नज़र उस गाय को ढूंढ रही थी जो कि मुझे वहाँ पर नहीं दिख रही थी। खैर, मेरे लिए उतनी ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि दरअसल जो प्रेग्नेंट गाय होती हैं वो अपने आप को बाकी जानवरों से अलग रखना पसंद करती हैं। तो मुझे लगा कि शायद आसपास वो मुझे कहीं ना कहीं दिख जाएगी, और इसी सोच के साथ मैं उसे बाकी की जगह में ढूंढने लगा। मैं हर तरफ जाते हुए धीरे धीरे उसका नाम लेता और उसे ढूंढने की कोशिश करता, और हर जगह टॉर्च मारकर भी देखता। अब दरअसल वो अक्सर कई बार अकेले रहा करती थी, तो इसीलिए उसकी एक जगह थी जहाँ पर वो अक्सर वहाँ मिल जाया करती थी। मैं उसी जगह पर जाकर देखने लगा, बट वो मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसको कहाँ जाकर ढूंढूं। इसी वजह से अब मैं खेतों के अंदर चला गया, ये सोचकर कि शायद वो कहीं बीच में बैठी होगी, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। जब मैं काफ़ी हद तक अंदर आ गया, लगभग उस किनारे के नज़दीक जहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल पड़ता है, तब मुझे अपने से कुछ दूरी पर कुछ लाल लाल सा दिखने लगा था। मैं थोड़ा दूर था, इसीलिए एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल था उस वक्त, पर इतना दिख रहा था कि वो कुछ लाल सा है। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, और जब मैं वहाँ करीब गया तब मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत पहचान गया कि आखिर वो क्या था, क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी, और वो बदबू मैं पहचान रहा था किस चीज़ की है। और जितना मैं देख पा रहा था उससे भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह से किसी को नहीं देखा था। एक पूरी इतनी बड़ी गाय इतनी बुरी तरीके से कटी फटी हालत में, बहुत बुरी तरीके से मरी हुई हालत में थी। उस समय हमें इतना तो पता था कि हमारे उस जंगलों के आसपास में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो कि इतनी बड़ी गाय को मार गिराए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। और उस पर से जो उसके ऊपर निशान थे जो कि उसके अंगों को निकाल चुके थे, वो बेहद बड़े और भयानक से लग रहे थे, किसी ऐसे जानवर के जो कि शायद मैंने कभी देखा भी नहीं था। चांद की रोशनी में मैं अपने उस जानवर को देख रहा था जो कि अब बुरी तरीके से मर चुका था। और तभी इतने में ही मेरे ठीक पीछे से एक बेहद जोर की चीख आई। चीख कहूँ या आवाज़ मुझे नहीं पता, पर वो बेहद अलग सी ही आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं एकदम से चौंक गया, और मैं सीधा अपनी उस गाय की शरीर के टुकड़ों पर जा गिरा। अपने हाथ और घुटनों के बल पर जैसे तैसे मैं ज़मीन पर अपने आप को घसीटता हुआ पीछे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वापस पलट कर देखूं कि आखिर वो आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चला था कि वो जो चीज़ भी है बेहद ज़्यादा भयानक है। जैसे तैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधा भागना शुरू कर दिया। मैं जंगल के किनारों से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, और जिस समय मुझे लगा कि मैं उस चीज़ से शायद दूर आ चुका हूँ, पर तभी एक बार फिर से वो तेज से आवाज़ आई, जिस कारण मैं अब जंगल के किनारों से हटकर सीधा जंगल की ओर ही भागने लगा। जब आपकी जान खतरे में होती है तब आप ये नहीं देखते कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप बस भागना चाहते हो, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हो। तूफान के कारण पूरे जंगल में जो मिट्टी थी वो गीली थी, और भागते भागते एकदम से मेरा पैर ऐसे ही गीली मिट्टी में पड़ा और मैं जोर से फिसला और वहीं नीचे गिर गया। मेरा पैर भी आधा मिट्टी के अंदर सन चुका था। जैसे जैसे मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। उस चीज़ की आवाज़ मेरे पीछे चारों तरफ गूंज रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं शायद उम्मीद उस वक्त हार चुका था। मैं बस अब ज़मीन पर लेट गया, ये सोचकर कि अगर मैं यहीं पर इस तरह छुप कर लेटा रहा तो शायद मेरे घर वाले सुबह होने तक मुझे खुद ही ढूंढने के लिए आ जाएंगे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं उस चीज़ से बच चुका हूँ और वो अब मेरे पीछे नहीं है। दरअसल मैं घर से भी उतनी ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मुझे
ऐसा लग रहा था कि मेरे घर वाले मुझे वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बट जैसे ही मैंने इस बात को सोचते हुए पीछे पलटकर उस चीज़ को देखने की कोशिश करी कि कहीं वो वहाँ पर है तो नहीं, तो मेरे से बस कुछ ही फीट पीछे मैंने उस चीज़ को देखा जो कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना बनकर रह गई। जैसी वो चीज़ दिखती थी, शायद ही किसी चीज़ को इतने भयानक रूप में किसी ने कभी देखा हो। वो जो भी चीज़ थी ज़मीन से लगभग 30-40 फुट ऊपर थी, आसमान में वो चीज़ उड़ रही थी। सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखी वो थे उसके बड़े बड़े पंख जो कि दोनों दिशाओं में फैले हुए थे। इसके बाद उसका शरीर जो कि नीचे से किसी जानवर का था पर ऊपर से एक औरत का। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह कांप गई। मेरे अंदर उस चीज़ को देखकर बस एक शौक उत्पन्न हो गया था और मैं बस उस जगह पर अब खड़ा रह गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस चीज़ को मान चुका था कि अब मेरी मृत्यु होना निश्चित है। बहुत ही धीरे से मैंने अपने एक पैर को पीछे की तरफ करा, ये सोचकर कि शायद मैं भाग जाऊंगा, पर वो चीज़ अगले 2 सेकंड में ही उड़ते हुए ठीक मेरे करीब आ गई। मैं सिर्फ खौफ में उस चीज़ को देख रहा था। जहां उसके पैर होने चाहिए थे वहां बस खून टपक रहा था। वो चीज़ ठीक मेरे सामने को आई और उसने अपना मुंह खोला मानो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाली हो। पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो इस तरह आई जैसे कि वो मेरे से काफ़ी दूर है, मानो उसकी आवाज़ वहाँ पहाड़ों में गूंजने से लगी। इसके तुरंत बाद वो चीज़ ऊपर आसमान में तेजी से उड़ गई और कहीं मेरी आंखों से ओझल हो गई। ये सब होते होते लगभग आधी रात हो चली थी। मैं बस उसी जगह पर चुपचाप बैठ गया और तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक मेरे घर से कोई मुझे ढूंढने नहीं आता। कुछ समय बाद, लगभग 40-50 मिनट बाद, मेरा बड़ा भाई मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गया। मैं तब भी एकदम चुप बैठा रहा। मुझे अपने साथ लेकर वो घर गया और घर पे जब मैं गया तो सब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम कहाँ थे और क्या सभी जानवर ठीक हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं उनको क्या जवाब दूं, इसीलिए मैं उन्हें बस अपने साथ उस गाय की लाश के पास ले गया। मेरी मम्मी और मेरा भाई एकदम हैरानी से डरते डरते उस गाय की लाश को देख रहे थे। तभी मेरे पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक दूसरी तरफ लेकर आए और उन्होंने मुझे बताया उस चीज़ के बारे में। वो जानते थे कि गाय को किस चीज़ ने मारा है। उन्होंने बताया वो एक तरीके की शैतान थी। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का है। वो नर्क से आई है। उन्होंने बताया कि वो चीज़ जो भी है वो उन पर हमला करती है जो कि किसी नए शिशु को जन्म देने वाले होते हैं या फिर सीधे नवजात बच्चों पर। उन्होंने ये बताया कि भगवान की कृपा ही है कि उस चीज़ ने मुझे देखने के बावजूद मुझे छोड़ दिया। जब मुझे पता लगा तो मैं भी भगवान का शुक्रगुजार था कि ऐसे खतरे से सामना होने के बावजूद मैं ठीक ठाक था। जब दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई उस वक्त भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा, क्योंकि शायद मैं भले आपको वैसे ना सुना पाऊँ पर दादाजी ने इसे अपने शब्दों में बताया था। इस कहानी को सुनने के बाद अगले कई हफ्तों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया था और बस यही सोचता था कि कहीं वो आधी औरत किसी समय रात के वक्त मेरे सामने ना आ जाए। ये कहानी अक्सर मुझे मेरी मम्मी बताती थी। मेरी मम्मी भले ही दादाजी को कुछ ना माने, पर मैं अपने दादाजी को सच में एक हीरो मानता हूँ जो कि एक इस तरीके के शैतान से बचकर आ गए थे। मेरा नाम नितिन है और मैं हरियाणा के करनाल में रहता हूँ। ये घटनाएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरी और मेरे बहन के साथ हुई थी। ये घटनाएं उस वक्त की है जब आज से कई साल पहले मैं अपने परिवार के साथ करनाल में शिफ्ट हुआ था। उस समय पर मेरी उम्र लगभग 16 साल थी और मेरी छोटी बहन की उम्र 13 साल। भले इस बात को हुए आज एक लगभग अरसा हो गया हो, पर मुझे आज भी अच्छे से एक एक चीज़ याद है।
जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे उस समय मैं इस जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि दरअसल हम दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली में भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए जब हम हरियाणा के करनाल जैसे खुले एरिया में आए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हम ऐसी जगह पर आए हैं। मेरे पापा ने वहाँ पर रहने के लिए पहले ही एक 2 मंजिला मकान को खरीद लिया था। जब हम वहाँ गए तो हमें पहली बार सबको अपना अपना एक एक कमरा मिला, क्योंकि घर में कई सारे रूम्स थे। एक बात और थी उस घर में, उस घर के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट भी था। वो बेसमेंट मुझे शुरुआत से ही पता नहीं क्यों अजीब लगता था। दरअसल वहाँ पर सारा पुराना सामान ही रखा था, इसीलिए हम भी उसे बस एक स्टोर रूम की तरह ही इस्तेमाल करने लगे। अब बात यह होती कि साल साल भर तो हम वहाँ पर जाते भी नहीं थे, बस लेकिन साल के अंत में जब दिवाली का समय आता तो पूरे घर की सफाई करनी होती। उस वक्त मैं और मेरी बहन ही मिलकर वहाँ पर नीचे जाकर सफाई करते थे। पर सच में उस वक्त हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था, और जब हम वहाँ से घर की सजावट करने के लिए लाइट्स निकालते थे तब भी हमें काफ़ी अजीब लगता था। हमेशा से ही मैं सुबह देर से सोकर उठता था। स्कूल के लिए डेली मुझे मेरी मम्मी ही आकर उठाती थी, क्योंकि मेरे बस की तो खुद से उठना नहीं था, और अगर किसी दिन स्कूल की छुट्टी होती थी उस दिन तो मैं काफ़ी देर तक सोता था। तो एक ऐसे ही दिन की बात थी। सुबह सुबह मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई कि वो मुझे उठाने के लिए आई हैं। मैं आधी नींद में ही था। मम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, इसलिए मुझे उठ जाना चाहिए। मैं आधी नींद में ही बिस्तर पर पड़ा रहा और मेरा चेहरा सीधा बिस्तर की तरफ था, क्योंकि मैं उल्टा लेटा था। मैं उठने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। जब मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, उसके बाद एक बार फिर से मेरी आंखों में नींद आने लगी और मैं एक बार फिर से सो गया। अब थोड़ी देर मुझे लेटे हुए हुई होगी कि एकदम से ही मेरे को अपने ऊपर किसी के हाथ महसूस हुए। ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी मुझे उठाने के लिए आती थी तो मुझे दूर से ही प्यार से आवाज़ लगाती थी, ना कि कभी भी इस तरह मुझे पास आकर हिलाते हुए उठाती थी। मैं ऐसा नाटक करने लगा कि अभी भी मैं सोया हुआ हूँ, ताकि मैं डांट से बच सकूं, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि वो मम्मी है। कुछ सेकंड के बाद वो हाथ मेरे ऊपर से हट गए। अब थोड़ी देर के बाद लगभग मैं खुद उठ गया। जब मैंने समय देखा तो पाया कि समय तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और स्कूल का समय काफ़ी पहले ही निकल चुका था। तो मम्मी का इस वक्त पर आकर उठाना थोड़ा अलग था। मैं बेड से उठा और सीधा नीचे गया तो मैंने देखा कि घर के सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे। उस समय मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आज दिन कौन सा है? संडे है, इतना भी नहीं पता? इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर आज छुट्टी थी तो आपने मुझे ऊपर आकर क्यों उठाया, मुझे सोने देते ना। इस पर मम्मी ने काफ़ी हैरानी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो ऊपर आई ही नहीं और ना ही ऊपर आकर उन्होंने मुझे उठाया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपने पापा और अपनी छोटी बहन से पूछा कि कहीं उन्होंने तो मुझे नहीं उठाया, बट उन दोनों ने मना कर दिया। एक बार को मुझे लगा कि शायद मेरी छोटी बहन झूठ बोल रही होगी, क्योंकि वो अक्सर मुझे परेशान करती है, बट जब मैंने उससे सीरियस होकर पूछा तो भी उसका जवाब नहीं बदला। मेरी बहन जब भी झूठ बोलती है तो मुझे पता लग जाता था, और मुझे उस वक्त पता था कि वो झूठ नहीं बोल रही। ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। अब मैंने अपने साथ हुई घटना को अपने मम्मी पापा को भी बताया, बट उन्होंने कहा कि शायद बस तुम थके हुए थे इसलिए तुम्हें ऐसा वहम हुआ होगा। वैसे भी इन भूत प्रेतों के चक्कर में तो तुम कुछ ज़्यादा ही पड़े जाते हो। खैर, इस एक घटना के बाद ऐसी कोई भी घटना दोबारा तो नहीं हुई, बट घर में अलग अलग चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम के बाद होती रहती थी। जैसे कि सबसे अजीब चीज़, जब हम सब ऊपर वाले रूम्स में होते उस वक्त नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती थी, और यह मुझे सच में काफ़ी डरावना लगता था। घर में सभी को ये बात पता थी, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। अब जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बहन के साथ हुई थी। मुझे याद है मेरी बहन मेरे पास भागते हुए आई थी। उस वक्त सुबह हो रही थी। वो मेरे सामने आकर एकदम से बैठी और उसने कहा कि उसके साथ कुछ हुआ है। उसने बताया कि आधी रात के वक्त उसकी एकदम से आंख खुली थी और तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो बिस्तर पर ही लेटी रही और कोशिश करने लगी कि उसे नींद आ जाए,
और तभी एकदम से ही उसके ठीक ऊपर से एक अजीब सी चीज़, एक ठोस चीज़ उसके ऊपर गिरी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही थी कि वहाँ पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं गिरा था, और जैसे ही उसे डर लगा कि उसे चोट लग जाएगी, वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। उसने बताया कि उसके होश उड़ गए थे, और जैसे ही उठकर बैठी उसे एक साया तेज़ी से उसके कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसने बताया कि वो रात भर सो भी नहीं पाई और वो बस अपने कंबल के अंदर छुपकर लेटी हुई थी। इसके बाद भी जो अब मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी मेरी बहन के साथ ही हुई थी, बट ये मुझे मेरे पापा ने बताई है, क्योंकि मेरी बहन ने ये बातें उन्हें बताई थी, बट मेरे पापा ने हम सबको इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम उस वक्त डर जाते। हाँ, फिलहाल हम उस घर में नहीं रह रहे, हमने कई साल पहले ही उस घर को चेंज कर दिया है। दरअसल रात के वक्त मेरे पापा वॉशरूम के लिए उठे थे, और वो जब जा रहे थे तब उन्हें मेरी बहन की आवाज़ आई, जिसका कमरा किचन के ठीक ऊपर की साइड ही था। वो सोचने लगे कि चलो एक बार ऊपर जाकर देखता हूँ। जब वो ऊपर कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि मेरी बहन बेड पर बैठी हुई थी और सामने किसी से बात कर रही थी, पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसके सामने कोई भी नहीं था। अब मेरे पापा भी सोच में पड़ गए कि आखिर वो ऐसे क्या कर रही है, बट फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने एक बार को इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन इस घटना के ठीक 3 या 4 दिन के बाद रात के समय जब पापा वॉशरूम करने के लिए उठे, तब उन्हें एक बार फिर से मेरी बहन के कमरे से आवाज़ आई थी। वो अब सोचने लगे कि इस वक्त वो क्या कर रही है, और यही सोचकर वो ऊपर उसके कमरे में उसे चेक करने के लिए आए, और उस टाइम पर उन्होंने देखा कि मेरी बहन एक बार फिर से दीवार की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रही है। मेरे पापा आसानी से ऐसी चीज़ों से नहीं डरते थे, बट उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बहन को इस हालत में देखा तो एक बार को वो भी कांप से गए थे। वो मेरी बहन के नज़दीक गए और उन्होंने उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, ऐसा लगा कि मानो वो होश में आ गई हो। तभी मेरी बहन पापा से लिपटी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पापा ने उसे चुप करवाया और उसके बाद उसे जैसे तैसे करके बहला फुसला कर सुला दिया। इसके अलावा मुझे पक्का पता है कि मेरे पापा और मम्मी के साथ भी वहाँ पर अजीब सी कुछ घटनाएं हुई होंगी, बट उन्होंने हमें कभी भी नहीं बताई। मैं इस चैनल पर कई सारी कहानियाँ पहले भी सुन चुका हूँ, और उनमें से कई सारी बेहद ज़्यादा डरावनी होती हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरी कहानियाँ ज़्यादा डरावनी ना लगें, बट मैं सच में इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो उतनी ज़्यादा डरावनी नहीं हैं। जब मैंने पहली बार वो आखिरी बस पकड़ी थी, तब वो बस मेरी किस्मत का कमाल था। उस बस के बारे में कई सारी बातें मैं अपने बचपन से सुनता आया था। उत्तराखंड के जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पर शायद एक आम बात थी। लोग तरह तरह की अफवाह उड़ा देते थे, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा काम नहीं रहता था, तो वो कुछ भी बातें बनाते और उससे रिलेटेड कोई भूत या कहानी बनाकर पूरे गांव में फैला देते। शायद उनके टाइम पास करने का यही तरीका था। मैं और मेरे दोस्त, हम सभी की ये आदत थी कि हम इन बनी बनाई कहानियों को टेस्ट करते थे कि ये सच है या फिर झूठ। और आज तक जितनी भी चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से परखा था, वो सारी कहानियाँ एकदम नकली थी, बेबुनियादी थी। अब हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था जो कि इन सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में डिस्कशन करते थे और इनसे रिलेटेड बातों पे अपनी अपनी राय रखते थे। अर्बन लेजेंड्स कमाल की चीज़ होती है। आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचने भर से आपके अंदर एक उत्साह आता है, और यही है जो कि आपको एक अलग अनुभव देता है। बाकी लोगों के लिए भले ही वो ग्रुप बस ऐसे ही एक टाइम पास का जरिया होगा, बट मैं पर्सनली इन अर्बन लेजेंड्स पर यकीन करता था। मुझे यकीन था जो उन बूढ़े अंकल ने बात बताई थी उस लड़की के बारे में, वो सच थी कि वो मरने के बाद भी वहाँ घूमती है। या फिर वो छोटा बच्चा जो कि लगभग 17 दिन गायब होने के बाद भी एकदम सही सलामत वापस आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ऐसी घटनाएं होती हैं, सच में होती हैं। इन्हीं सारी अर्बन लेजेंड्स कहानियों से
उपजा एक और किस्सा था आखिरी बस का। कहते हैं ये बस रात में एकदम किसी भी समय आपके सामने आ जाती है, अधिकतर आधी रात के बाद ही, और ये आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रात के समय 11-12 बजे तक तो आपको रोड पर हलचल मिल जाएगी, शराबियों की या फिर ऐसे लोगों की जिन्हें रात में दंगा करने में मज़ा आता है। पर इसके बाद रात में 12-1 बजे के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं, और ये वही समय होता है जब सभी अच्छे लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे होते हैं। पर रोड पर जिन लोगों के पास घर नहीं होता वो क्या करते हैं, वो वहीं उन सड़कों पर ही सो जाते हैं, और उनके साथ फिर कोई अनहोनी हो जाती है। कोई उन्हें जान से मार देता है, कोई उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। मैं सोचता था यही लोग सबसे वाहियात लोग होते हैं जो कि उस अंधेरे में घूमते हैं, पर अब मुझे पता है कि रात के उस सुनसान अंधेरे में इससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें घूमती हैं। मैं और मेरे दोस्त उस रात एक नाइट आउट के लिए बाहर गए थे। दरअसल उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जाकर पार्टी करेंगे। हम टाउन में चले गए थे। उसके बाद आराम से हमने देर रात तक पार्टी करी, बट इसके बाद मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, क्योंकि मैंने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, और उसके बाद उसने मुझे कुछ पर्सनल बातों के लिए बुरा भला बोला। उससे सहा नहीं गया और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद क्या था, मेरा उससे झगड़ा हो गया और उन लोगों को छोड़कर मैं अकेला ही वहाँ से निकल गया। उन लोगों के साथ मैं बाइक से चला तो गया था, बट अब मेरे पास घर जाने के लिए बस के अलावा कोई साधन नहीं था। रात के लगभग 2 बज चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे चलते हुए मैं उस छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच गया, जो कि सड़क के किनारे में ही एक साइड स्टैंड के रूप में मौजूद था। वहां पर बसों का चार्ट लगा हुआ था, जिसके मुताबिक आखिरी बस जा चुकी थी और अब अगली बस सीधा सुबह 5 बजे आने वाली थी। ये पढ़ने के बाद मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया और मैं वहीं बस स्टैंड की बेंच पर ही लेट गया। लेटने के बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और शायद मेरी आंख खुली लगभग 2-3 घंटे के बाद एक आवाज़ के साथ। जब मैं उठा तो मेरे को लगा कि मैं वहाँ पर अकेला था, पर शायद नहीं। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई जब मैंने देखा सामने की तरफ से एक पुरानी बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, धुएं को हटाते हुए और इंजन से तेज आवाज़ निकालते हुए वो बस मेरी ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर की लाइट्स धीरे धीरे फ्लिकर हो रही थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मनहूस फीलिंग दे रही थी। बस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 2018 में चलने वाली कोई बस है, बल्कि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बस काफ़ी ज़्यादा पुरानी, लगभग 1950-1960 के आसपास की बस थी। जैसे जैसे वो बस मेरे करीब आ रही थी, मैंने देखा कि उसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ था, किसी भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही कुछ और। इसके अलावा उसके आगे वाले शीशे पर ना तो ये लिखा था कि वो बस कहाँ से आ रही है और ना ही ये कि वो कहाँ जाएगी। पूरी बस काले रंग के पेंट से रंगी हुई थी, जो कि देखने भर से ही काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। और उस पल पर वहाँ खड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बस वाला अर्बन लेजेंड बिल्कुल सच है। उस बस का हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसा कि हम अपने फोरम में, अपने ग्रुप में डिस्कस करते थे, जो कि वो लोग बताते थे जो कि उस बस की यात्रा करके वापस जिंदा आए थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे शराब थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई है, बट मेरे साथ हो इसका ठीक उल्टा रहा था। मुझे अब बिल्कुल भी नशा नहीं था। मैं अपने डर के साथ उस स्थान पर बस खड़ा हुआ था। अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने इन सब अर्बन लेजेंड्स के पीछे सच जानने में लगा दी, और आज सच
खुद मेरी आंखों में झांक रहा था। समय लग रहा था काफ़ी धीरे धीरे बीत रहा है और वो बस एक समय बाद मेरे सामने आई और रुक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। बस का दरवाज़ा खुला और उसका ड्राइवर गेट के पास आया और उसने मुझे बोला एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और दोस्त, क्या तुम आ रहे हो? उसकी आवाज़ भले ही थोड़ी भारी थी पर उसकी आवाज़ में एक यकीन दिख रहा था मुझे, मानो कोई बड़ा आपको दिलासा दे रहा हो वैसा। मैंने जवाब दिया, ये बस कहाँ जा रही है? एक लंबी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। बोलो, क्या तुम आ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि उस बस के अंदर चढ़ने पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया था लेकिन वो डरावना था। अगर मैं आज इस बस में नहीं चढ़ा तो कभी भी उस बस का सच नहीं जान पाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके बाद मैं उस बस के करीब गया और धीरे से उस बस में चढ़ गया। जब मैं उस ड्राइवर के पास से बस के अंदर चढ़ रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं शायद कोई गलती तो नहीं कर दी, बट तब शायद देर हो चुकी थी। ये पहली बार था जब मैं उस नाइट बस में चढ़ा था। समय के साथ अब तक मैं उस बस में कुल मिला के 3 बार चढ़ चुका हूँ और आपको अपनी पहली दास्तान सुना रहा हूँ। आपको वो बस मिल जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मानो उस बस को ढूंढने का कोई तरीका है ही नहीं। वो खुद ही किसी भी जगह पर आती है, किसी भी समय आती है। शायद वो अपने पैसेंजर्स को खुद ही चुनती है, लेकिन मैंने अपने ग्रुप के ज़रिए उन लोगों से बातचीत करके जैसे तैसे अंदाजे लगा कर इस बस तक अपना रास्ता बनाया है। पर अगर आपने इस बस में कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करा तो आपकी जान बहुत जल्द जा सकती है। और अब मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा। जब आप एक बार बस के अंदर आ जाओ तो आपको पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। आपके अलावा बस में और पैसेंजर्स भी होंगे, पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी से भी मेल जोल नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है। बस के आगे वाली ही किसी सीट पर जो कि खाली हो वहाँ बैठ जाना है। ये कहीं क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी सीट पर बैठना है, क्योंकि वो आपके पास खुद ही आएंगे। आपकी यात्रा कई घंटे तक चल सकती है या फिर आपको लगेगा कि आप कई घंटे से उस बस के अंदर हैं, पर आप जब उतरोगे तो समय वही रहेगा जिस समय आप चढ़े थे। जब आप बैठोगे तो आपको खिड़की के बाहर नज़ारे दिखेंगे। जैसे जैसे बस चलेगी आप उन जानी पहचानी जगहों को देखोगे जिनके पास से आप रोज़ गुजरते हो। कुछ दुकानें, कुछ बैंक्स, कुछ स्कूल, वे सभी चीज़ें जिनको आप जानते हो, पर थोड़ी देर तक ही, क्योंकि इसके बाद आपको ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि कुछ सही नहीं है। अब जो रास्ते आएंगे वो ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल सुनसान रहेंगे, ना तो वहाँ पर कोई गाड़ी रहेगी और ना ही कोई पैदल यात्री। अब आपको कोई भी चीज़ जानी पहचानी नहीं लगेगी। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपका घर नज़दीक आ रहा है, आप अपने घर से काफ़ी दूर जाने लगोगे और कुछ समय बाद ही आप अपने आप को एक ऐसे शहर में पाओगे जो कि पूरी तरीके से वीरान है, जिसकी बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं। एक ऐसा शहर जो कि शायद वक्त के साथ साथ भुला दिया गया है। आपके आगे का रास्ता अंधेरे से डूबा रहेगा। रोशनी का एकमात्र जरिया केवल आपकी बस की हेडलाइट्स होंगी, और अगर आप अब उस अंधेरे की ओर निहारोगे तो आपको उस अंधेरे में कई सारी परछाइयाँ दिखेंगी। ऐसी परछाइयाँ जो आपको यकीन दिलाएंगी कि वो जानवर या फिर कोई भी जिंदा चीज़ तो नहीं, बल्कि कुछ और हमारी इंसानी दुनिया से बढ़ के है। इस समय तक आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आप अपनी दुनिया में नहीं हो और अब आपको ज़्यादा बस से बाहर नहीं देखना चाहिए।
वरना आपको भी नहीं पता चलेगा कि बाहर वो चीज़ें जो घूम रही हैं वो कब आपको अपनी दुनिया का बना लेंगी। आपको अपना ध्यान अंदर की ओर ही रखना है, क्योंकि अभी जो असली खतरा है वो आपके साथ उस बस के अंदर ही मौजूद है। उस बस के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में जितना मैं जान पाया हूँ, तो बस यही पता लगा है कि वो शायद कुछ आत्माएं हैं जो कि बस घूम गई हैं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में, जो कि मर तो गए किंतु उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली और वो अनंत काल तक बस उस मनहूस सफ़र को दोहराए जा रहे हैं। उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो उस दुनिया के नहीं हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की तो कमी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनसे बात करोगे, चाहे आप करना चाहो या नहीं, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपको उनकी बातों में एक अलग ही तरह की उदासी मिलेगी। उनकी आंखें ऐसी दिखेंगी मानो उनमें जीने की कोई चाह ही ना हो। वो बस आपको नोचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, जिंदगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। उन्हें अपने आप से खेलने नहीं देना होगा। उस बस में कुल मिला के मेरे हिसाब से 6 एंटिटीज़ हैं। इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर। वो दिखता कैसा है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ड्राइवर का एकमात्र काम शायद बस यही है कि वो आपको बहला फुसला के उस बस के अंदर चढ़ा ले। उसके बाद वो केवल ड्राइविंग पर ध्यान देता है और कुछ भी नहीं। और चूँकि उसका काम आपको बस के अंदर बुलाने का है, इसीलिए वो हमेशा एक मुस्कान के साथ आपसे बात करता है। पर आपको उस मुस्कान पर नहीं जाना, बल्कि उसके पीछे की गहराई को समझना है। वो आपसे वादा करता है कि वो आपको आपके घर छोड़ेगा, और यकीन मानिए वो आपको छोड़ देता है। बस शर्त यह है कि आप किसी और आत्मा के जाल में ना फंसो। ड्राइवर के बाद आपको जो दूसरी एंटिटी मिलेगी वो होगी एक लड़की की। लड़की जिसकी उम्र 25-26 साल की होगी। अपने ज़माने से आगे के वक्त के कपड़े उसने पहन रखे होंगे। दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, पर ऐसी दिखने वाली कि अभी अभी रोकर आई हो। देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी शादी या पार्टी में से आई हो। बस में आने के बाद सबसे पहले वो लड़की आपसे बात करने की कोशिश करेगी। अपनी बातों से वो आपका ध्यान बाहर के नज़ारों से हटाना चाहेगी, ताकि आप बाहर की उस रहस्यमय दुनिया को ना देखो। और सबसे बड़ी बात, डरो नहीं, ताकि वो आपके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर सके। शुरू में एकदम अच्छे से बातें होंगी, आपसे वो मजाक करेगी, आपके साथ फ्लर्ट भी करेगी, बट धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगेंगी और वो कुछ ऐसी बातें करेगी जिनका अंत हमेशा दुखद होता है। ये बातें हमेशा वो बदल बदल के करती है, जैसे कि अपने पास्ट से रिलेटेड कोई दुखद घटना, कोई ऐसा पति जो किसे बहुत मारता हो, या फिर किसी करीबी की मौत। ऐसी कहानियाँ वो हमेशा सुनाती है जिसके अंत में आपको बस उदासी और दर्द मिलता है। आप उसकी बातों से उसके काबू में आने लगोगे, पर आपको याद रखना है कि आपको उसकी बातों में नहीं आना। जब वो आपको अपनी दुखद कहानी बता देगी, इसके बाद वो आपको अपने घर चलने के लिए कहेगी। वो कहेगी कि उसे आपसे बेहद उम्मीदें हैं कि आप उसके दुख को ख़त्म कर दोगे और उसे शांति दोगे। पर आपको याद रखना है कि वो क्या है, वो कौन है, और सबसे बड़ी बात, वो आपसे चाहती क्या है। मेरी राय यहाँ पर हमेशा यही रहती है कि आप उसे आराम से एकदम मना कर दो कि आप उसके साथ नहीं चल सकते। भले ही वो शायद एक गुमी हुई आत्मा है, पर जितना मुझे पता है वो सारी फीलिंग्स को महसूस करती है। जब आप उसे मना करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी, शायद वो रोने भी लगे। आपको दुख भी होगा कि आपने शायद गलत करा, बट आपको अपने आप को संभालना होगा और उसके बाद चुपचाप आपको उसके आगे बढ़ जाना है और अगले पैसेंजर के पास जाना है। अगले पैसेंजर
एक बूढ़ी औरत होगी जिसकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास की होगी या फिर और भी ज़्यादा। चेहरे पर झुर्रियाँ और दिखने में ऐसी जैसे कोई जाने पहचाने रिश्तेदार हो। उसे देखने के बाद आपको एक अपनेपन वाली फीलिंग आएगी, पर वो भी और कोई नहीं बल्कि बस एक आत्मा है जो कि उस बस में कैद है। एक बार वहाँ बैठने के बाद वो भी आपसे बात करना शुरू कर देगी। आपके घर, आपकी फैमिली, अपनी फैमिली और अपने बारे में वो आपको बताएगी और आपको अपने ऊपर पूरी तरह यकीन दिलवाएगी। बट आपको याद रखना है कि वो कौन है। सारी बातें करने के बाद उसका आखिरी मकसद और आखिरी सवाल यही रहेगा कि वो आपको अपने घर पर बुलाएगी। वो आपसे कहेगी कि आपका मनपसंद खाना वो आपके लिए तैयार करेगी। वो आपसे और बात करना चाहती है। आपके अंदर उसे अपना कोई बेटा या फिर कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिखाई देता है, जिस वजह से आपसे बात करना उसे अच्छा लग रहा है। पर आपको याद रखना है कि आपको हमेशा मना करना है। आप उसे भी आराम से मना करिए, पर वो उस लड़की की तरह नहीं होगी। वो अब गुस्से में आएगी और आपसे भद्दे तरीके से बात करने लगेगी। आपसे गुस्से से बात करेगी वो, और आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलेगी। जैसे ही वो अपनी सीट से खड़ी हो, आपको तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाना है और इसके बाद अपनी पूरी यात्रा के दौरान आपको उससे दोबारा बात नहीं करनी है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अगला यात्री जो आपको मिलेगा वो होगा एक शराबी आदमी। उम्र यही कोई 30-35 साल। एक ऐसा आदमी जो कि आपको उम्मीद रहती है कि इस लेट चलने वाली बस में आपको मिल सकता है। उसमें से काफ़ी गंदी बदबू आ रही होगी, इसी कारण आप उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाओगे और वहीं कहीं खाली सीट देखकर वहीं बैठ जाओगे। आप देखोगे कि उसके कपड़े किस कदर फटे हुए हैं। उसे देखकर आप उससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे, मगर आप चाहो या नहीं वो आपसे बातचीत शुरू कर देगा। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आप पाओगे कि वो बस शराबी तो है, पर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड बातचीत करता है। आप उसकी बात से इम्प्रेस हो जाओगे, उसकी सोच से इम्प्रेस हो जाओगे। वो आपको एक कहानी सुनाएगा जिसका अंत दुखद होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ बुरी घटना होगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार उस आदमी से मिला था तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक मेढक और बिच्छू के बारे में। उस कहानी से उसने मुझे सीख दी थी कि ज़िंदगी में किस तरीके से हम एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जो कि बस हमें अंत की ओर ले जा रहा है। आपसे अच्छी खासी बात करने के बाद वो अपने साइड से एक कैन निकालेगा, एक बियर की कैन। वो आपसे पूछेगा कि क्या आप उसे लेना चाहोगे। आप भले ही बियर पीते हो या नहीं, बट जब वो आपसे पूछेगा तो आपके मन में एक अजीब ही ख्याल आएगा और आपको वो अच्छी लगने लगेगी और आपका मन करेगा कि आप उससे वो लो और पीने लगो। मगर आपको उसे मना करना है हमेशा। जैसे ही आप उसे मना करोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और आपको अब वहाँ से भी आगे बढ़ना है और अब आप लगभग पीछे की साइड आ जाओगे। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि अब तक जो 3 यात्री आपको मिले वो हर तरीके से बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप बस को छोड़ दो। लेकिन अगर आप सही सलामत अपने घर पहुंचना चाहते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बात कोई नहीं जानता कि वे लोग जो उनके जाल में फंस जाते हैं उनके साथ क्या होता है, मगर इससे रिलेटेड बस यही जानकारी मेरे पास है कि हमारे शहर में इस समय पर इन्हीं घटनाओं के चलते पिछले कई सालों में कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। लोग जो ऐसे गायब हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला, और मेरे ख्याल से वो सभी लोग इन्हीं घटनाओं के शिकार हैं। मगर अब जो चौथा यात्री आपको मिलेगा वो इन सब से बिल्कुल अलग होगा। वो होगा एक लड़का जिसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में होगी। उसे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने कानों में एक हेडफोन लगाए रखा होगा और वो बस अपनी ही दुनिया में मगन होगा। अपनी धुन में वो कुछ गाने गुनगुना रहा होगा
भले ही वो अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन उससे बात करना खतरे से खाली नहीं। क्योंकि एक इंसान ने, चूँकि हमारे ग्रुप में था, उसने उससे बात करने की कोशिश करी थी और उसके बाद उसने एकदम से उसे एक जोरदार मुक्का मारा था। इसके बाद वो आदमी सीधा बेहोश हो गया और जब वो उठा तो वो अस्पताल के बेड पर था। उसकी नाक टूट चुकी थी और उसकी बोलने की शक्ति जा चुकी थी। इसीलिए आपके लिए बस यही एडवाइस रहेगी कि आप उसे परेशान ना ही करें। अब इस पॉइंट पर जब मैं आपको उस बस के बारे में इतना कुछ बता चुका हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर ये सब इतना ही खतरनाक है, इतना ही बुरा है, तो हमें ज़रूरत ही क्या है, या फिर किसी को भी ज़रूरत क्या है उस बस के अंदर चढ़ने की? कोई पागल ही होगा जो कि ऐसा करेगा। तो हाँ, सीधे शब्दों में इसका जवाब यही है कि कोई भी आदमी जो कि खुशी से जीवन जीना चाहता है वो इस बस में बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। या फिर जो भी लोग गलती से इस बस में चढ़ जाते हैं वो दोबारा इस बस में चढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते। पर मैं उन सबसे अलग हूँ। पर मेरे जैसे लोग जो कि इस बस में दूसरी, तीसरी और अब मिला के चौथी बार चढ़ने वाले हैं, उनके लिए उस बस में जाने का अपना एक कारण होता है और लगभग सभी का एक ही कारण होता है। वो आखिरी आदमी जो कि आपको जवाब देता है। जब मैं पहली बार उस बस में चढ़ा था तब मैं अपने सवालों के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे किसी भी चीज़ के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं था, पर फिर भी मैं उन सारी आत्माओं से बचकर वहाँ तक पहुँच गया। वो आदमी इकलौता ऐसा यात्री है जो कि पहले से बस में मौजूद नहीं होता। वो सबसे लास्ट में आता है, तब जब आप उन सभी आत्माओं से बचकर वहाँ तक पहुँच चुके होते हो। जब आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आप देखोगे कि बाहर की तरफ आपको कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वो चीज़ देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे बस पता था कि कुछ काफ़ी बुरा आ रहा है। जब बस धीरे धीरे रुकने लगी तो मुझे एक अजीब सा डर जकड़ने लगा। बस साइड में रुक गई एक छोटे से बस स्टैंड के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीरान और बंजर था। बस के ड्राइवर ने बस का गेट खोल दिया और उसका इंतज़ार करने लगा जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। मुझे तो डर यही सोचकर लग रहा था कि वो चीज़ें जो कि उस अंधेरे में छुपी हुई थी, वो राक्षस, वो पता नहीं क्या, वो अगर हमला कर दे तो क्या होगा। मैं इधर उधर सभी यात्रियों की ओर देखने लगा ये सोच के कि शायद उनमें से कोई मेरी मदद कर दे, पर मुझे पता लगा कि वो सब अपने सर को नीचे झुकाए बस ज़मीन को देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे अपने आप को खुद बचाना होगा। डरते डरते मैंने बस की आगे की गेट की साइड देखा तो पाया एक लंबा आदमी जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था, अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो आदमी बस वहीं पर खड़ा रहता है और चुपचाप कुछ नहीं बोलता। तब मेरी नज़र उसके साइड में गई। उसके साथ में उसका एक काले रंग का कुत्ता भी था जिसकी आंखें पता नहीं क्यों पर लाल रंग में चमक रही थी। पता नहीं कैसे उसने मेरी ओर देख लिया और एकदम से मुझे देखकर भौंकने लगा। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता भी नहीं सकता। वो आदमी जो उसके साइड में खड़ा था उसने उसे पता नहीं कैसे चुप करा लिया, बिना कुछ बोले, बिना किसी इशारे के। उस जगह पर जैसे ही बस रुकती है आपको गर्मी भी लगने लगती है, ऐसी गर्मी जो आपने शायद ही कभी पृथ्वी पर महसूस करी होगी। अब जब आप उस रहस्यमय आदमी को देख लोगे तो वो दो काम करता है, या तो वो बस के अंदर आ जाएगा या फिर वहीं खड़ा रहेगा, और अगर वो वहीं खड़ा रहता है तो ड्राइवर उससे इतना बोलता है ठीक है आज नहीं, और बस को आगे बढ़ा देता है। अधिकतर केसों में यही होता है कि वो बस के ऊपर नहीं चढ़ता, पर जब वो बस में चढ़ता है तब असली खेल शुरू होता है। मैं 3 बार इस बस में चढ़ा हूँ और 3 में से 2 बार ऐसा ही हुआ है। इकलौती बार जब मैं उससे मिला तो वो मेरा पहली मर्तबा ही था जब मैं शराब के नशे में बस में चढ़ा था। जब वो बस में चढ़ता है तो ड्राइवर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो उसका जवाब नहीं देता और धीरे धीरे बस के पीछे की साइड आने लगता है जहाँ पर आप बैठे हो। वो धीरे धीरे
आपके सामने आता है और आपके सामने एक सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद अपना चेहरा जो कि वो ढका रखता है, उस कपड़े को वो हटाता है और अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित करता है। आज तक भी मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने उस खौफनाक पल में क्या देखा। ऐसा लगता है जिस जगह पर उसका चेहरा होना चाहिए था, बस वहाँ पर एक अजीब सा खालीपन है। वहाँ कोई चेहरा नहीं है, ना तो कोई आंखें और ना ही कोई मुंह, पर फिर भी वो कुछ बात कर रहा था ड्राइवर से। पता नहीं कैसे उसकी आंखों की जगह बस आपको 2 बड़े बड़े काले गड्ढे दिखाई देते हैं। भले ही उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं होता, पर आपको अब उसकी आवाज़ आती है। या फिर मुझे लगा था कि शायद मेरे कानों में वो आवाज़ कहीं से गूंजी, पर वो आवाज़ आई। गहरी सांस लो ताकि हम बात कर पाए। इस पल पर मुझे लगने लगा था कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर पता नहीं कैसे मैं बेहोश भी नहीं हुआ और मेरा शरीर खुद ब खुद उसकी बातें मानने लगा और ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल जा चुका है। मैं चाहता था कि कोई मेरी मदद करे उन सभी यात्रियों में से जो वहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबकी ओर देखता तो पाया कि वो सभी लोग एक अनजान भाषा में कोई प्रार्थना कर रहे हैं और सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, जिससे ये पता लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो ही इन सब का करता धरता था और ये सभी लोग शायद इस जगह पर उसी के कब्जे में थे। मैं उसके सामने ना चाहते हुए भी आराम से बैठ गया। मैं आपको नहीं बता सकता कि उसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही थी, एक अजीब सी बस मौत की गंध। भले ही उसकी आंखें नहीं थी, पर मुझे साफ पता चल रहा था कि वो मुझे घूर रहा है बहुत भयानक तरीके से। मेरे दिमाग में बस ये ख्याल आ रहे थे कि ये शैतान मेरे साथ क्या कर देगा। अब कुछ भी करना मेरे बस में नहीं रह गया था। मैं बस मानो वहाँ पर जम सा गया था। अब वो बोलना शुरू करता है और ना चाहते हुए मेरा ध्यान बस उसी की ओर होता है। पता नहीं उसके शब्द मेरे दिमाग में बस गूंज रहे थे या फिर वो सच में न जाने कैसे बोल रहा था। तो तुम्हारी दुनिया के एक और व्यक्ति ने हमारी इस दुनिया में आने की राह को खोज लिया है। वो ये सब शायद मुझे ही बोल रहा था। हालांकि तुम्हारे जैसे तुच्छ मनुष्य की यहाँ पर मौजूदगी बिना डरे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। सबके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती इस जगह पर आना, और इसीलिए मैं तुम्हें घर तक पहुंचाऊंगा जिंदा। उससे पहले मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा, जो भी तुम्हारा सवाल हो। मैं तुम्हें अपने ज्ञान से अमर कर सकता हूं। बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। मैं अपने ज्ञान से तुम्हें सब दूंगा। मैं उससे उस वक्त पर कुछ भी पूछ सकता था, पर शायद मैं काफ़ी ज़्यादा बहक गया था कि मैंने ऐसा सवाल पूछा। कुछ और लोग जो कि उससे पहले मिल चुके हैं, उनमें से एक इंसान ने पूछा था कि वो कैसे मरेगा, और उसने उसे बताया कि लगभग 6 महीने बाद उसको उसके ही पार्टनर्स मार देंगे। वो आदमी हंसा था उसकी बात पर ठीक 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से। ड्रग्स लेने के चलते उसकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई और उसे मार दिया गया। इसके अलावा एक जवान औरत जो कि उससे मिली थी, उसने उससे पूछा था कि वो अपने रिलेशनशिप से कैसे छुटकारा पाए, तो उस आदमी ने बताया कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसका खून कर देगा। यही सोचकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और हुआ कुछ ऐसा ही। कुछ ही हफ्ते बाद उसे पता लगा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक नई लड़की का, जिसके साथ वो हाल ही में रिलेशनशिप में आया था, उसका खून कर दिया। इससे ये पता चल गया था कि वो सच में किसी भी बात का जवाब दे सकता था, पर मैं शायद उस वक्त बहक गया था अपने डर के कारण। मुझे बस उस टाइम पर डर महसूस हो रहा था और उस खौफ के पल में मैंने उससे सवाल पूछा, आप क्या हो, आप कौन हो? जब मैंने उसे बोला तो उसने एक गहरी सी सांस ली और हल्के से धीरे आवाज से उसने बोलना शुरू करा। तुम
मुझसे कुछ भी पूछ सकते थे, पर तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या हूं, तो मैं तुम्हें एक जवाब देता हूं, सबसे आसान शब्दों में जो तुम्हें मैं दे सकता हूं। मैं भूत हूं, मैं वर्तमान हूं और मैं ही भविष्य हूं। मैं जहां हूं मैं वहां से सब देख सकता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया को दखल दे सकता हूं, उसे नष्ट कर सकता हूं। इस खिड़की के बाहर जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये मेरी दुनिया है, मेरा राज्य है यहाँ। और वो लोग जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, मैं उन्हें जगह देता हूँ। उन भटकती आत्माओं को उस दुनिया से इस दुनिया में लाता हूँ। शायद किसी दिन तुम भी यहाँ पर आओ, या शायद नहीं, मैं इस दुनिया के मेहमान बनने। मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे दिया, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ मेरे बच्चे। इसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगा। पर शायद मैं ही पागल था कि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं करा